कल जो पढ़ा है वो आपने थोड़ा देखा होगा। और कल जो अपनी खास बात हुई थी जिस पर मैंने खास तौर से फोकस किया था वो था एल्किल समूह पर। एल्किल समूह का मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, हट गई। एल्केन का सूत्र क्या बताया था? CnH2n+2 और एल्किल का ये हो गया। तो इसमें मैं एक बार फिर थोड़ा फास्ट रिवाइज करा रहा हूं इस बात को। ये होगा मेथिल, ये होगा एथिल, प्रोपिल के दो बनेंगे, दो कौन कौन से मिलेंगे? ये होगा एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, और ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल। प्रोपिल के दो हुए, मेथिल कितने हुए? एक, एथिल का भी होगा एक, प्रोपिल के दो, ब्यूटिल के चार होते हैं। चार कौन कौन से? मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं आपको। देखिए ये लिखा मैंने, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटिल, एन ब्यूटिल बोलते हैं, एन ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल। आपको कार्बन परमाणु के प्रकार बताए थे, उसके हिसाब से इसमें से जो हाइड्रोजन और द्वितीय कार्बन से निकल रहा है, द्वितीय, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थ, चार कार्बन बताए थे। कोई कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ता है, वो प्राथमिक कार्बन है। दो से जुड़ता है द्वितीयक है, तीन से जुड़ता है तृतीयक है, चार से चतुष्क है। ये द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये हो गया द्वितीयक ब्यूटिल। तीसरा आपको बताया था मैंने इसमें, इस संरचना के लिए बताया, इतनी जो संरचना होती है इतनी, ये संरचना आइसो संरचना है। अब इसमें आगे CH3 और जोड़ दो, सॉरी CH2 आ जाएगा। आइसो ब्यूटिल की बात कर रहे हैं ना अपन, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। और यदि हम यहां से H हटाते हैं तो ये हो जाएगा तृतीय ब्यूटिल। तो ये चार हो गए, एक, दो, तीन, चार। ये कल बताए थे मैंने, इसको अच्छे से याद करना है अपने को, बार बार आएगा ये। आप कोई सा भी लेसन पढ़ेंगे उसमें ये बार बार आना है। नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल शब्द अनेक बार आएगा। नॉर्मल ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, द्वितीय ब्यूटिल, तृतीय ब्यूटिल बहुत बार आएगा। अच्छे से याद करने का इनको। इसके बाद पेंटिल के लिए मैं कर रहा था, इसमें 5 कार्बन वाला एल्किल समूह है ये, और कुल उसके 8 एक तरह से समूह बन जाते हैं। C5H11, इसके 5 बनते हैं, 8 बनते हैं, 5 कार्बन है इसमें। अब यदि हम, कल मैंने इसको तरीका भी बताया था आपको, मैं इसको फिर रिवाइज करा रहा हूं कि ये जो यौगिक में बोर्ड पे लिख रहा हूं, ऐसा की है 1 2 3 4 5 कार्बन है, एल्केन है, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन कहते हैं। इस एन पेंटेन से 3 बन जाएंगे एल्किल समूह है। यहां से H हटा सकते हो, यहां से H हटा सकते हो, यहां से हटा, ये देखो 1 2 3, फिर यहां हो गए तो इधर से गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि कल ही आपको मैंने सब बच्चों को बड़े प्यार से अंगूर के गुच्छे दिए थे, और आप लोगों ने सबने बड़े उत्साह के साथ लंबे गुच्छे का चयन किया, और गुच्छे का चयन करने के बाद, श्रृंखला चयन करने के बाद अंकन सीखा
कि जिधर से प्रतिस्थापी कम अंक मिले उधर से अंकन करेंगे। उसी बात को मैं यहां से कह रहा हूं कि देखो ये 1 2 और ये 1 2 तो एक सी बात है, ये 3 यानी 3 बन जाएंगे, 3 बनेंगे। तो ये जैसे पहला है, देखिए मैंने आपको ये बोला कि पेंटिल समूह के लिए, पेंटिल इसका एक नाम एमिल भी होता है। एमिल कई जगह मिलेगा आपको, इसको आप ध्यान देना। एमिल 5 कार्बन वाले के लिए है, इसको हम बोलते हैं एन पेंटिल, प्रचलित नाम इसका यही है, एन पेंटिल। अब दो आप 2 नंबर कार्बन से चटाते हैं और 3 से हटाते हैं, तो प्रचलित नाम में आपके कई बार दिक्कत आती है, सर इसको दोनों को क्या बोलेंगे, है तो दोनों ही द्वितीयक है, ये दोनों ही द्वितीयक है। क्यों है द्वितीयक? क्योंकि द्वितीय कार्बन से छट रहा है। इन दोनों का नाम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं अपन, इसको बोल देते हैं सक्रिय द्वितीयक पेंटिल। सक्रिय द्वितीयक पेंटिल बोल दो, एमिल बोल दो, सही इसको एमिल भी बोल सकते हैं, या एमिल ज्यादा इसका प्रचलित शब्द है, इसमें क्या जाएगा, सक्रिय द्वितीयक पेंटिल या एमिल। और इसको बोल देते हैं सिर्फ द्वितीयक पेंटिल या एमिल। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर आप कर ले कि यहां से हट रहा है तो दोनों द्वितीयक, लेकिन एक को हम बोलेंगे सक्रिय द्वितीयक पेंटिल और दूसरे को बोलेंगे सिर्फ द्वितीयक पेंटिल। ये दोनों के नाम में थोड़ा अंतर आप लोगों को ध्यान बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखें। तो 1 2 3 ये बन गए। पेंटेन के समावयवी कितने बताए थे आपको, याद है क्या? 3 बताए, आते नहीं आपको, सब हुआ आते, पूरी क्लास 50 से मिली हुई सबको आ रहा है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन ये होता है CH3 CH3 CH2 CH3, क्योंकि आइसो संरचना है, ये भी कल बताया मैंने। अब यहां आपको बताया मैंने 4 संभावना, एक ये पहली संभावना होगी, एक तरह से एक बार मैं इसको आपको इसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। 2 यहां से हट गया, 3 इन दोनों से हटेगा, किसी से भी हटा दो, बात एक ही है। 4 संभावना, 4 बनेंगे, इसका मतलब ये एल्केलाइड या एल्कोहल वाला पार्ट जो सीधे में सबसे जो क्वेश्चन का मेजर डर लगता है कि बच्चे C5H11X का क्वेश्चन आ गया या C5H11OH का क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं, वैसे अंदर से, क्योंकि इसका थोड़ा अभ्यास कम कर पाते हैं आप लोग। तो पहला हटाएंगे अपन, जैसे आइसो है ये, तो उसको आइसोपेंटिल बोल देते हैं, आइसोपेंटिल। आइसोएमिल भी बोलते हैं कई जगह, आइसो संरचना होने के कारण से। लेकिन ध्यान से यदि आप हटाएंगे 2 नंबर से, देखिए आइसो संरचना तो इसकी भी है, आइसो संरचना इसकी भी है, दोनों ही आइसो है, तो इसको तो आइसोपेंटिल बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे अपन सक्रिय आइसोपेंटिल। सक्रिय आइसोपेंटिल, या फिर मैं कह रहा हूं एमिल भी बोल देते हैं, एमिल। ये सब तो बाद साथ में जुड़ता ही है। दोनों में अंतर क्या किया, ये कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, बाकी आपके 11वीं 12वीं में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, नाम क्यों पूछते नहीं है। लेकिन कई बार कंपटीशन में यदि आपको पूछ लिया सूत्र, आपको आइसोपेंटिल एल्कोहल बोल दिया तो ये बनाना पड़ेगा, और सक्रिय आइसोपेंटिल एल्कोहल बोल दिया तो OH यहां जोड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, दोनों में फर्क है। ये कहूं मैं कि देखिए सक्रिय शब्द आ रहा है जब 2 नंबर से हट रहा है, इसमें भी 2 नंबर से हटा, सक्रिय शब्द आ गया। 2 नंबर से हट रहा है तो सक्रिय शब्द आ रहा है। यदि यहां से हट गया, यहां तो कोई दिक्कत भी नहीं है आपके, क्योंकि ये कार्बनिक तृतीयक आ गया, जिससे H हट रहा है, इसको क्या बोल देंगे, तृतीयक
पेंटिल या एमिल। तृतीयक पेंटिल या एमिल। और जो चौथा इसका वो रह गया, वहां से हट सकता है। मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर CH2 CH CH3 CH2 CH3। देखो पहले वाले में यहां से हटा, अब ये आइसो नहीं रहा। आइसो तब होता है जब CH3 CH3 होता, आइसो नहीं है ये। समाप्त। आइसो तो कौन से थे? ये दोनों आइसो थे। ये चूंकि तृतीय कार्बन से हट गया इसलिए तृतीयक नाम दे दिया। और इसको सिर्फ सक्रिय एमिल शब्द बोलते हैं, सक्रिय एमिल। इसको क्या बोलेंगे? सक्रिय एमिल। ये इसका हो गया चौथा। और अब होता पेंटेन या समावेशी और, जिसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से जब एक हट जाएगा तो आपको पता है कि एक ही समावेशी बनता है इसमें तो, और वो बनेगा नियोपेंटिल। नियोपेंटिल। तो कुल मिलाकर के यदि आप सोचते हैं कि मैंने जो लिखा ये नॉर्मल पेंटिल, सक्रिय द्वितीयक पेंटिल, द्वितीयक पेंटिल, आइसोपेंटिल, सक्रिय आइसोपेंटिल, तृतीयक पेंटिल और सक्रिय एमिल, उसको सिर्फ सक्रिय एमिल बोल रहे हैं। और नियो, ये जो इधर वाला है नियोपेंटिल। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल सब बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए आपके जो बोर्ड में या कंपटीशन में स्पष्ट लिखा होता है एलिफेटिक यौगिकों के लिए खासतौर से केमिस्ट्री अप टू 5 कार्बन एटम। केमिस्ट्री अप टू 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन की केमिस्ट्री के क्वेश्चन बेस्ट होते हैं। बाकी तो कुछ अपवाद है वो अलग बात है, लेकिन मूल जो केमिस्ट्री आपकी आएगी 5 कार्बन की। इसलिए मैं आपको C5H11 तक बताना चाह रहा हूं। इसको आप एक बार फिर दोहरा लेना। अब ये एल्कीन की बात, एल्कीन भी आपने कल पढ़ा, और एल्कीन में मैंने आपको एक बात बताई कि एल्कीन को देखिए रूड हो रहा है यूपीएससी, दोनों में थोड़ा अंतर होता ही है। इसको हम बोलते हैं एल्कीलीन और इसको बोलते हैं एल्कीन। और एक आपको पता है एक प्रणाली और भी होती है जो कंपटीशन में आ जाती है, बाकी कम आ गई, आजकल कम आ गया उसका नाम, और वो प्रणाली होती है व्युत्पन्न प्रणाली। व्युत्पन्न प्रणाली में दरअसल क्या है कि किसी भी श्रृंखला, कोई भी एक, भाई एल्कीन एक क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक की है, उसका एक यौगिक जनक यौगिक माना, मुख्य यौगिक मानो उसको। ऐसे एक तरह से समझो आप, जैसे आपने यदि 11वीं अच्छे से पढ़ा हो तो मैं आपको ये भी लिखना चाह रहा हूं जो आप समझ सकते हैं, ज्यादा नहीं है। मैं जनक यौगिक के नाम लिख रहा हूं। जनक यौगिक में एल्केन जो होता है उसका जनक यौगिक मेथेन है। कौन सा है? ये जनक यौगिक। और ये एक तरह से श्रेणी कौन सी है, कौन सा क्रियात्मक समूह है? एक तरह से एल्कीन जो होता है उसका जनक यौगिक एथिलीन है। अब देखिए कोई कहेगा गुरुजी इसको एथीन क्यों नहीं लिखा? अरे आईपीएससी तो लेटेस्ट है ना, सबसे लास्ट में ही है, उससे पहले व्युत्पन्न, सबसे पहले रूट। रूट तो सीधा है, किस स्रोत से प्राप्त हुआ। अरे भाई आज भी कई बार ऐसा होता है बड़े भाई का नाम राम निकाल लिया तो छोटे भाई का नाम अपने आप ही कहते लक्ष्मण है, एक और नाम लक्ष्मण निकाल, सिंपल सी बात बोलते हैं। क्यों? रूट प्रणाली ठीक है, परंपरा चल रही है। व्युत्पन्न प्रणाली का मतलब होता है
कि एक जनक योगी होता है। आप ज्यादा तो नहीं जानते व्युत्पन्न प्रणाली के बारे में, लेकिन चलो मैं आपको गुजरात ले चलता हूं। केम छो वाले में और वहां गुजरात में वो नाम लिखते हैं, ज्यादा आप लोगों को नहीं पता। अरे गांधी जी का नाम जानते हो ना, मोहनदास करमचंद गांधी। अब बताओ गांधी जी का सही नाम क्या था? नाम तो था मोहनदास और पिता का नाम था करमचंद। अब करमचंद जी के जितने भी संतान होगी या हुई होगी, उन सब का नाम पहले लिख के बाद में क्या लिखा जाता? करमचंद। मान लीजिए किसी का नाम है दीपाराम। अब दीपाराम की 4 संतान हो गई। एक नाम राम कुमार दीपाराम, दूसरा नाम कमल कुमार दीपाराम, तीसरा चंद्रप्रकाश दीपाराम, चौथा है गोपाल प्रसाद दीपाराम। दीपाराम फिक्स है, वो दीपाराम जनक योगी है। ऐसे ही मान लीजिए जब आप व्युत्पन्न प्रणाली पढ़ेंगे, यदि मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले आप नियोपेंटेन की बात कर रहे थे, सूत्र तो ये है, लेकिन आपको पता है जनक मेथेन होगा। यदि व्युत्पन्न प्रणाली का नाम बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा, बड़ा अजीब लगेगा, टेट्रामेथिल मेथेन। क्यों भाई टेट्रामेथिल मेथेन क्यों? क्योंकि मेथेन एल्केन श्रेणी का जनक यौगिक है। उसी प्रकार से एल्कीन श्रेणी का जनक यौगिक कौन सा हुआ? एथिलीन को माना गया। किसको माना गया? एथिलीन। एथिलीन का चलिए एल्काइन में जनक यौगिक एसिटिलीन को माना गया। एसिटिलीन, एल्केन में मेथेन, एल्कीन में एथिलीन और इसमें एसिटिलीन। ये छोटा बड़ा नहीं मिल रहा, ये मेरे भी कई बार कंफ्यूजन रहता है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए एल्कोहल, एल्कोहल में आपको पता है कि वैसे OH की आपको सुन लो, OH एल्कोहल, ऑल अनुलग्न लगता है। क्या लगता है? ऑल। एल्कोहल तो शराब होती है, तरह से जिसको पीने से बड़े बड़े व्यक्ति खुल जाती है पॉल, उसमें अनुलग्न लगता है ऑल। क्या लगता है? ऑल। आईपीसी में उसी एल्कोहल को का जो जनक यौगिक है, सूत्र भी लिख देता हूं मैं, खैर मेथेन में लिखा नहीं, आपको आ रहा था। ये एथिलीन है, ये एसिटिलीन है और ये जिसको आप मेथेनॉल कहते हैं, इसको व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम हुआ? कार्बिनोल। इसलिए कई जगह आपको व्युत्पन्न प्रणाली का नाम ही ऐसा मिलेगा, कार्बिनोल प्रणाली। ये कार्बिनोल किसे कहते हैं? CH3OH। और कैसे प्राप्त होती है? पढ़ा आप लोगों ने इसे? मेथेन के लिए पढ़ा कि दलदल वाले स्थान से प्राप्त होती है। अरे जब लकड़ी जलती है, कई बार देखो आप गौर से, तो उस लकड़ी के आंसू निकल जाते हैं, एक लिक्विड सा निकलता है। आपको भी गौर करना। और आप लोगों ने पढ़ा कि आंसू किसके आए? लकड़ी को हम पूछे, अरे भी लकड़ी कैसे आंसू आ गए? तो बोलेंगे, जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो बोलेंगे, लकड़ी के बंजक आसवन से प्राप्त होने वाला यौगिक कास्ट स्प्लिट कहलाता है। ये जो है CH3OH, इसका रूट नाम कास्ट स्प्लिट, लकड़ी के बंजक आसवन से प्राप्त होने वाला। उसको व्युत्पन्न प्रणाली में क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। क्या बोलेंगे? कार्बिनोल। ऐसे मान लीजिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में किसको जनक यौगिक माना गया?
इसमें जनरल यौगिक माना गया एसिटेल्डिहाइड को, CH3CHO, CHO एल्डिहाइड होता है। अब देखिए यहां पर, यहां फॉर्मेल्डिहाइड को जनरल यौगिक नहीं माना है, जबकि पहला सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड है। किसको माना गया? एसिटेल्डिहाइड को। कौन सी प्रणाली में? रूट प्रणाली, ऐसे व्युत्पन्न प्रणाली में। अब आप कहेंगे इसका मतलब हुआ आपको बोले कि एलिफेटिक एल्डिहाइड में किस यौगिक का व्युत्पन्न नाम नहीं लिखा जा सकता, तो आपको पता लग गया फॉर्मेल्डिहाइड का नहीं सकते, फॉर्मेल्डिहाइड कहना पड़ेगा, क्योंकि जनक यौगिक किसको माना है? एसिटेल्डिहाइड को माना है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें एसिटिक अम्ल को माना गया। जनक यौगिक किसको माना गया? एसिटिक अम्ल, CH3COH। इसमें भी फार्मिक अम्ल को नहीं माना गया। तो गलती करते थे कई बार स्टूडेंट सोचते हैं पहला सदस्य है वही होगा जनक यौगिक, ऐसा नहीं। हाँ, मेथेन में पहला आ गया, एल्कीन में एथिलीन आ गया, एल्काइन में एसिटिलीन आ गया, एल्कोहल में भी ठीक आ गया, लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में पहला सदस्य नहीं आ रहा है। दो कार्बन वाले एसिटेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल। कीटोन जो होता है उसमें एसीटोन को माना गया, CH3CO CH3। कीटोन श्रेणी का, कीटोन सुना आप लोगों ने? अरे भाई, कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य ही 3 कार्बन वाला होगा, क्योंकि कीटोन का मतलब ये होता है ये, इस समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह है। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। और कार्बोनिल है, उसकी दोनों संयोजकताएं, दो तो इसमें आ गई थी डबल बॉन्ड में, दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा? एल्किल का मतलब आर के द्वारा, और कम से कम एक ही कार्बन भी दिया है, मेथिल भी जोड़ा तो 3 कार्बन हो गए। खैर, कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य वैसे एसीटोन होता है, प्रोपेनोन कहलाता है। यूपीएससी में इसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहां जो लिखे हैं इसको आप एक बार उतार लेना। मैंने क्या लिखा? एक व्युत्पन्न प्रणाली के बारे में बताइए। व्युत्पन्न प्रणाली दरअसल इतने यौगिक आप याद कर ले काफी है। एल्केन श्रेणी का मेथेन, एल्कीन का एथिलीन, एल्काइन का एसिटिलीन, एल्कोहल का कार्बिनोल, एल्डिहाइड का एसिटेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक का एसिटिक अम्ल और कीटोन का एसीटोन। कौन से नाम बोल रही है? कौन सी प्रणाली है? व्युत्पन्न प्रणाली। और व्युत्पन्न प्रणाली का नाम और क्या है? कार्बिनोल प्रणाली। कार्बिनोल किसके आधार पर लिया गया? CH3OH के आधार पर लिया गया। CH3OH क्या है? एल्कोहल है। उसका रूप नाम और क्या हो सकता है? कास्ट स्प्लिट हो सकता है, लकड़ी के भंजक आश्रय से प्राप्त होने के कारण से। अरे एल्कोहल है ना, इसका 2 नंबर सदस्य है C2H5OH, अनएल्कोहल कहते हैं इसको, अनएल्कोहल। वैसे एथिल एल्कोहल है ये, अनएल्कोहल। रोटी खाने के बाद आती है ना घेड़ा वाली, आपा बोला, भोजन करने के बाद नींद आती है, आलस से आता है। शरीर में ये अन्न ना, अन्न इसकी किण्वन क्रिया होती है अंदर, उसे कारण से फिर सुस्ती आती है। इसलिए पूरा केमिस्ट्री कभी सिखाएंगे आपको। खैर, अभी मैं जो आपको बता रहा था, इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने। अरे उतार रहे ना मनीष कुमार, तो कॉपी है नहीं, पेन है, तो उतार क्या रहा है तू? इसे तो देख रहा है। अरे अधजल गगरी छलकत जाए, तुम सोचते हो 11वीं पढ़ लिया, गुरुजी 11वीं बात। अरे 11वीं 12वीं नहीं है, मैं कह रहा हूं ये योगी कौन सी क्लास में, मुझे आप बताओ, ये 11वीं में या 12वीं में? अरे मैंने यहां पर 7 नाम लिखे, 4 नाम 12वीं में। इसका मतलब ये सबके नाम, वो चाहे रूढ़ नाम हो, चाहे व्युत्पन्न नाम हो, चाहे एपीसी नाम हो। मनीष कुमार 12वीं में भाई। और ये जब नाम बोलेंगे, साइंस में एक बात का विशेष ध्यान देना आप लोग,
सुन लो मेरी बात कान खोल के। 12वीं क्लास साइंस के अंदर जो पढ़ लिया वो कभी नहीं हटेगा, वो जुड़ जाएगा, वो आना ही चाहिए। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसका बेस मजबूत होगा वो ही आगे बढ़ेगा। और ये बेस की बात है, छोटी बातें हैं, सरल बातें हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। इन पर ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि मैंने यहां जो लिखा एल्कीन के बारे में, अब आप बता सकते हैं, रूपचंद तू बता दे भाई कि मैंने अपने बोर्ड पे बिठा दिया है, अब तू देखेंगे क्या बता पाता है। उसकी लग रहा है मामला, मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की, CnH2n वाले की, जितने कार्बन से दुगने हाइड्रोजन वाले की, एक द्विबंध वाले की, और वो द्विबंध में सिग्मा पाई बंध वाले की। और उसमें ये कह रहा हूं कि रूढ़ प्रणाली में एल्कीन बोलते हैं, आईपीएस में एल्कीन बोलते हैं, और व्युत्पन्न प्रणाली में अभी मैंने बताया जनक यौगिक एथिलीन होता है। कौन सा होता है? एथिलीन होता है। कल भी मैंने ये नाम बताए, मेरी आदत होती है, मैं पढ़ा था समय मेरे ये बीमारी है कि मैं जब भी क्लास लेता हूं मैं पहले दिन की बात बहुत करता हूं, मैं मुड़ के देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं है, और पीछे मुड़ के देखते नहीं है तो पता लगता है कि रे तुम अपनी पीठ थपथपाते रह गए, बच्चे तो वहीं के वहीं रह गए। इसलिए हर क्लास का मेरा उसूल होता है कि मैं पहले 15-20 मिनट हर हालत में पहले दिन क्या पढ़ा है उसको मैं करता हूं, और जब तक पूरा सेशन चलता है रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है जो आप भी पकड़िए कि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा प्रार्थना करने के लिए मना कर दे स्कूल में कि मैं तो प्रार्थना नहीं बोलूंगा, मुझे तो आती है। अरे भाई आती है तभी तो बोलना, तभी तो बोलना है। इसलिए आप बोले मेरे साथ, CnH2n एल्कीन होता है, रूढ़ प्रणाली में एल्किलीन कहलाता है, आईपीएसी में एल्कीन कहलाता है, इसमें अनुलग्न ईन लगता है। ईन अनुलग्न का मतलब समझते हैं ना, नाम के अंत में क्या लगेगा? ईन लगेगा। और व्युत्पन्न प्रणाली में इसका जनक यौगिक एथिलीन होता है। अब आपको किसी का प्रश्न पूछे, आप कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये सूत्र लिखा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर आप कौन सी प्रणाली पूछ रहे हो, उससे पूछिए, हम तैयार है। मैं बोला रूढ़ में क्या होगा, बोले जा मेरे साथ, सर बोले सही बोल दिया एथिलीन। व्युत्पन्न में क्या होगा, उसमें भी एथिलीन, दोनों का एक ही तो होगा, जनक है ना ये। लेकिन आईपीसी में क्या होगा, एथीन। क्या होगा, एथीन। अब मान लीजिए ये लिखा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ रूट में क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 प्रोपिलीन। ये जैसे मैं लिख रहा हूं, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, रूट नाम आपकी थोड़ी मदद करता हूं मैं, आता है आपको, फिर भी मेरा दायित्व तो है कि मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं। अब देखिए मैं रूट नाम लिख रहा हूं, प्रोपिलीन, करेक्ट, सही है। एल्किलीन होता है, 3 कार्बन है, 3 वाला प्रोपिलीन। अब मैं लिख रहा हूं व्युत्पन्न नाम। देखिए व्युत्पन्न का मैंने क्या बोला, जनक यौगिक लास्ट में आएगा। जनक कौन सा इसमें, एथिलीन। देखो 2 कार्बन पकड़ ला,
अब इसमें क्या जुड़ा, मेथिल जुड़ा है ना, तो नाम हो जाएगा मेथिल एथिलीन। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एथिलीन। और आईपीएसएन क्या बोलेंगे इसको, प्रोपीन। देखिए, क्योंकि एक ही संभावना होती है, डबल बॉन्ड यहां लगा तो वहां इधर से इधर लगाओगे, इधर से गिरोगे, इसलिए प्रोपीन के दो समूह तो बनते नहीं है, इसलिए वन प्रोपीन लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं होंगे कंफ्यूजन रहता है, सर यहाँ प्रोपीन में वन नहीं लगाया आपने, जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लगाया। एथीन प्रोपीन डायरेक्ट बोलो आप। अब कल मैंने बोला इसका बताओ। देखें, तो मैंने कहा कि गुण प्रणाली में बहुपद की स्थिति, मैं पहले वो ये लिख देता हूं आपके और कंफ्यूजन नहीं हो। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा कि बहुपद की स्थिति बताने से पहले अल्फा बीटा लिखते हैं। अब ये एक नंबर पे तो क्या आ जाएगा, रूट नाम आगे लिखना ही है, अल्फा ब्यूटिलीन। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा ब्यूटिलीन। और व्युत्पन्न नाम क्या होगा, देखो ये होगी एथीन, वो एथीन है, CS डबल बॉन्ड CH2। इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, एथिल जुड़ा, एथिल, तो इसका व्युत्पन्न नाम हो जाएगा एथिल, एथिल जोड़ दिया ना यहां, एथिलीन। एथिल एथिलीन, एथिल किसके लिए, ये C2H5 भी हो गया ये, और ये एथिलीन है। आईपीएससी में क्या होगा, अब देखिए, चूंकि दो संभावना है इसलिए यहां से 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। क्या नाम हो गया, क्यों इन क्यों हुआ, डबल बॉन्ड जहां होता है वहां क्या रहता है, अरे द्विबंध वाले क्या रहता है, इन रहता है। एक नंबर पे आ गए, 1 2 के बीच में इधर से अंकन क्यों किया, बहुबंध को विपरीत कर देते हैं, जिधर से बहुबंध को कम अंक मिले अंकन उधर से करने का। अब मान लीजिए ये यौगिक आ जाए, अब आपको पता है रूल नाम क्या होगा इसका, बीटा ब्यूटिलीन। क्या नाम हो जाएगा, बीटा ब्यूटिलीन। बीटा ब्यूटिलीन क्यों बोला, ये अल्फा तो ये क्या हो गया, बीटा, ये अल्फा तो ये क्या हो गया, बीटा। अब इसका व्युत्पन्न नाम क्या होगा, देखिए ये एथिलीन है। अब कोई कहते गुरुजी एथिलीन है, लेकिन जब प्रतिस्थापी जुड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन तो कम हो गई, एक प्रतिस्थापी एक हाइड्रोजन की बलि लेता है, ये समझ लो। प्रतिस्थापी आया, एक हाइड्रोजन बलि ले गया, दो आए, 2 हाइड्रोजन गए, 3 आए, 3 गए, ऐसे होता है। ये मान लो आप, ये आया CH3, 110 प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आप लोग पढ़े हुए हैं, खेले हुए हैं, गलियों में खेले हुए हैं। जब आप एक खेल खेलते हैं खो का, खो में होता क्या है, एक रेडर के दो भागना है, भागते भागते किसी खिलाड़ी के पीछे बैठता है और उसको बोलता है खो, और वो विद्यार्थी वहां से भागता है, फिर वो दौड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, ऐसे होता है क्या सतलाल, यार गांव में मिश्रा सर में तो कबड्डी का खिलाड़ी है, तू फिर कर गया खो का भी है, टीम जाए नहीं। ये बिकम सरा वाला बेटा है सिद्ध परमेश्वरनाथ, परमेश्वरनाथ तो मैं खेल रहा हूं, हाँ सही कह रहे हो आप। इसमें क्या होता है, ये खो भी मैं कई बार बोलता हूं कि दरअसल इसका नाम खो तो ऐसे बन गया, बदलते बदलते मेरे हिसाब से, मेरा माइंड क्या मुझे पता नहीं, खैर मेरे हिसाब से नाम है गो, कि वो स्टूडेंट आता वो बैठता है उसको कहते हैं गो, तो गो भाग यहां से। तो ये एल्किल समूह जब आता है तो हाइड्रोजन को कहता है गो, एक हाइड्रोजन गया और यहां आके बैठ गया, ये है सिस्टम।
इसलिए ये एथिलीन ही है। इससे कितने जुड़े हुए, 2 मेथिल, 2 अलग अलग बराबर जुड़े हुए ना दोनों तरफ। इसको देखिए यहां पर कई बार गड़बड़ी हुई होती है, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, समित डाइमेथिल एथिलीन। समित क्यों बोला, क्योंकि 2 मेथिल है, दोनों बराबर है, एक तरह से समान स्थिति पर है, इसलिए समित, सिमेट्री बोलते हैं इसको, डाइमेथिल एथिलीन। और आईयूटीसी में आपकी इधर से व्यंजन तो बराबर आ रहा है, ब्यूट 2इन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 2इन। अब देखिए ब्यूटिलीन एक और भी बताया था मैंने कहा ये भी ब्यूटिलीन होता है। तो बताओ दीपिका, ये नाम समझ में आया आप लोगों को? कल बताया मैंने इसका नाम, फिर याद नहीं आप लोगों को। आइसोब्यूटिलीन बताया था मैंने, रूट नाम आइसोब्यूटिलीन। और देखो इसमें भी 2 मेथिल है, ये 3 हो गया। अब कोई कहते हैं सर यहां 2 हाइड्रोजन कैसे गए? अरे 2 मेथिल ने कह दिया गो, 2 एल्किल आए और 2 हाइड्रोजन कम हो गए, बढ़ जाएंगे ऐसे। ये देखिए ये दोनों मेथिल एक तरफ आ गए, इसको बोलेंगे असमित डाइमेथिल एथिलीन, दोनों एक तरफ आ गए। ये नाम कौन सी प्रणाली में, ये व्युत्पन्न में है। और आईयूटीसी में क्या बोलेंगे, इधर से आप अंकन करो, 2 मेथिल, क्योंकि 2 पर मेथिल है, प्रो 1इन, 2 मेथिल प्रो 1इन। कल मैंने एक क्वेश्चन भी बोला था, इस क्वेश्चन को आज कीजिए भी आप। C4H8 के एल्कीन समावयवी लिखिए। कुल संख्या कितनी हो जाएगी इनकी, 3 हो जाएगी। कौन सा, ब्यूटवनीन, ब्यूटुइन और 2 मेथिल प्रोपवनीन। मैंने यहां पर सिर्फ एल्कीन समावयवी क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों ने क्रियात्मक समावयवता भी पढ़ी है, तो क्रियात्मक समावयवता में आप ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़े तो पढ़ लो। एल्कीन व साइक्लोएल्केन, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। एल्कीन में साइक्लोएल्केन क्रियात्मक समावयवी होते हैं। साइक्लोएल्केन समझते हैं आप, जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनमें बेंजीन वाले जो होते हैं, बेंजीन वाले उनको तो आप एरोमेटिक यौगिक कह देते हैं। एरम से बनता है, एरम का मतलब क्या होता है, विशेष गण, एरोमेटिक है। लेकिन ऐसे चक्रीय यौगिक भी होते हैं जो चक्रीय यौगिक होते हुए भी एलिफेटिक यौगिक जैसे गुण दर्शाते हैं। एलिफेटिक शब्द आता है एलिफर यानी वसा, जो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, वो शुरू में वसा से प्राप्त हुए, इसलिए उनका नाम दिया एलिफेटिक। और कुछ चक्रीय यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें एलिफेटिक जैसे गुण दर्शाते हैं। एक नाम आता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब एली प्लस साइक्लिक, ऐसे कर लो आप। एली शब्द किससे आया, एलिफेटिक से, यानी वे साइक्लिक यौगिक जिनमें एलिफेटिक यौगिक जैसे गुण होते हैं। यौगिक तो साइक्लिक है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं ऐसे लिखा डब्बा, ऐसे लिखा डब्बा, ये त्रिभुज है क्या, इसको पूछा ये क्या है, ऐसे बनाया बोर्ड में एक बार
और ऐसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कि गुरुजी ये तो बहुत सिंपल पूछा आपने, ये तो हमें आते हैं, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, षटभुज है। अरे भाई नहीं, ये है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम इसका? साइक्लोप्रोपेन। ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ऐसे है। और यहां पर ये जो लिखा होता है देखिए सूत्र बोलते हैं। दरअसल जैसे साइक्लोप्रोपेन का मतलब ये होता है CH2 CH2 CH2। यहां तो सब पर क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बनिक कार्बन है। और कार्बन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 में से 2 तो ये जुड़ गई, 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 CH2 CH2। साइक्लोब्यूटेन में क्या हो जाएगा? CH2 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 CH2। इसका क्या हो जाएगा? CH2 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 CH2। ये सारे CH2 हैं या ये है। ये परिभाषा भी याद कर लें। वे चक्रीय यौगिक जिनमें एलिफेटिक यौगिक जैसे गुण होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एल्कीन किसके क्रियात्मक समभावी हैं? देखिए याद कर लो आप, एल्कीन और साइक्लो एल्कीन। इसका अर्थ ये होता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होगा, साइक्लो एल्कीन का ये होगा। कैसे होगा सर? आप खुद देख लो। मैंने यहां पर साइक्लोप्रोपेन लिखा, कितने कार्बन में? 3 हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। कौन से सूत्र का पालन कर रहे हैं? CnH2n का। किसे कर रहे हैं? CnH2n का। ब्यूटेन ये लिखा साइक्लोब्यूटेन, CH2 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 CH2। कार्बन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन हो गए 8, C4H8 हो गए, जो मैंने वहां लिखा। इसलिए जिससे एल्कीन समावेश बोलते हैं तो 3 हो गए, 1 ब्यूटीन 2 और आइसोब्यूटीन वाला। और यदि सारे पूछ रहे तो साइक्लो एल्कीन भी जोड़ सकते हैं। आपको कंपटीशन में ये पूछा जाए कि एल्कीन का क्रियात्मक समावेगी क्या होगा, तो सारे विद्यार्थी याद रखें कि एल्कीन का क्रियात्मक समावेगी साइक्लो एल्कीन होता है। क्या होता है? साइक्लो एल्कीन। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वहीं पर साइक्लो एल्केन एलिसाइक्लिक यौगिक है। एलिसाइक्लिक का मैंने बता दिया, ऐसे साइक्लिक यौगिक यानी चक्रीय यौगिक जिनमें एलिफेटिक यौगिक के गुण दर्शाए जाए वो यौगिक एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा CnH2n+2 ये एल्केन होती है, CnH2n+1 एल्किन होती है, एक हाइड्रोजन निकल गया। वैसे ही CnH2n क्या होगी? एल्कीन। क्या होगी? एल्कीन। और इससे यदि एक ऐसे कम कर दें, एल्कीन, इसमें इल जोड़ दो आगे, इल। कल बताया मैंने, इल जुड़ता है। तो यहां जैसे एल्केन से एल्कीन बनता है, वैसे ही एल्कीन से एल्कीनिल बनेगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन से एल्कीनिल। अब देखिए, कम से कम आप, ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि आपको काफी इतने याद नहीं होंगे। मैं 2 के लिए आपको बहुत आग्रह करूंगा कि CnH2n-1 सॉरी, क्योंकि CnH2n हो गया, एक कम करना है आपको। ये एल्कीनिल का हो गया। जैसे ये यौगिक क्या था? आगे सर ये तो था एथीन। शाबाश, सही है ना। अब मैं कह रहा हूं ये यौगिक क्या है? क्या एल्कीन है? जी नहीं। क्या ये एल्कीनिल है? जी हां। क्या हो गया? एल्कीनिल। क्या बोल रहे हैं कल? एल्कीनिल। तो यहां ये
इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एथिनिल। क्या बोल देंगे? एथिनिल। एथीन प्लस इल, एथीन प्लस इल क्या हो जाएगा? एथीनिल। देखिए रूट में तो क्या बोलते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। एल्कीलीन, लीन लास्ट में आ रहा है, इसका रूट नाम है, और नील आ रहा है, जैसे ये लिखा है नील, इसका मतलब है मूलक एलिन। ये एथीन, इसको बोले एथिनिल। लेकिन इसका एक बहुत प्रचलित नाम जो आपका बड़ा प्रिय है और सब जानते हैं, वो है वाइनिल। क्या है? वाइनिल। एथिनिल का दूसरा नाम क्या है? वाइनिल। आप जब बाद में पढ़ेंगे, और पहले भी पढ़ा होगा, सबसे पहले योगी करते हैं, कई बहुलक वाले पाठ में भी आएंगे। इस योगी का नाम है वाइनिल क्लोराइड। ये वाइनिल शब्द आया, ऐसा लिखा मैंने, तो इस योगी को बोलेंगे वाइनिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? वाइनिल एल्कोहल। तो मेरे साथ बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH। आगे बॉन्ड भी है, नहीं बोल सकते, बड़ी आवाज धीमी आ रही। CH2 डबल बॉन्ड CH, एथिनिल, या जिसका दूसरा नाम क्या है? वाइनिल। क्या है? वाइनिल, 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 वाइनिल। और वाइनिल क्लोराइड, जिसका बहुलक 10वीं में आप लोगों ने याद किया कि सर एक नाम हमको याद है, PVC, पॉली वाइनिल क्लोराइड। PVC, पॉली वाइनिल क्लोराइड। और ये बहुलक है, जैसे ये वाइनिल क्लोराइड हो गया, इसका बहुलक आपके दो जगह काम आ जाएगा। ये इस तरह से आप पढ़ेंगे आगे। Cl, ये तो वाइनिल क्लोराइड, इसका बहुलक क्या होगा? पोली, पोली एजी के लिए आता है। चलो इसको तो बाद में देख रहे हैं। पोली वाइनिल PVC। इसी तरह से ये बताया मैंने वाइनिल अल्कोहल। तो एथीन से यदि एक एच हटे तो इसका नाम एथिनिल। क्या होगा? एथिनिल। अब मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। लेकिन यदि ये लिख दिया आपने, इसका भी काफी प्रचलित नाम है, वो है एलिन। क्या नाम है? एलिन। वाइनिल और एलिन। वाइनिल कितने के लिए? दो वाले के लिए। ये दो शब्द, ये दोनों लिख लो आप, एक जगह लिख देता हूं, आगे कंफ्यूजन नहीं हो। ये पहले वाला था वाइनिल, आज ये दोनों याद करने आपको। और ये है एलिन। वाइनिल और एलिन दोनों याद रहेंगे आपको। अब देखिए एल्काइन। मैं तो थोड़ा छोटा ले रहा हूं, तो काफी लंबे लंबे टॉपिक है ये। दरअसल एल्काइन अनुलग्न क्या लगेगा? आइन। 3-4 यौगिकों को नाम बता देता हूं। इसका रूट नाम क्या होगा? एसिटिलीन। क्या नाम होगा? एसिटिलीन। अरे भाई, जब बेल्डिंग होती है, बेल्डिंग स्पार्क प्रकार से चमक से उत्पन्न होती है। बेल्डिंग में एक ज्वाला का नाम आता है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। क्या होता है? ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। इसके दहन से ऑक्सीजन, तो आपको पता है ऑक्सीजन तो दहन करने में सहायक है, अलग यही है।
हाइड्रोजन तो कैसी है, जो स्वयं ज्वलनशील है, कही है नहीं खुद ही खून बालक हो गए, मैं मैंने क्या जरूरत है हाइड्रोजन हो, खुद ही ज्वलनशील है, हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है। लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मजा ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, जलाने में सहायक है। आप चला चिड़ावे एक दूसरे में, तेरे कितना नंबर है, तेरे कितना नंबर चिड़ावे। जो कई लड़के ऐसा देखे, हाँ लड़कियां ज्यादा हुआ मम ज्यादा है, नंबर कम आ गए, अरे सर कम नंबर आ गए मेरे, क्या कुछ नहीं हूं मैं, नंबरों के चक्कर में मत फंसो, सब्जेक्ट पर पकड़े करो आप, नंबर अपने आप आएंगे, नंबर का करना भी क्या है। जब आप बड़े कंपटीशन दोगे तो वहां पर टीचर के हाथ में पाव नंबर ही नहीं होता है, वो आती आ जाए मशीनें, गोलियां की आपने और हुई तैयार, गई मशीन में खट्टर देर से निकल जाएगा, टीचर के तो कुछ हाल में नहीं है भाई, नंबर तो देगा कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर देता है, कंप्यूटर मास्टर जी हो गए। तो आप कई बार में देना पाव लगा देना उपचुक होते हैं, नहीं मतलब जरूरत है नहीं आपको ऐसे होना चाहिए, अमुक के कम आ गए मेरे ज्यादा आ गए, सर सीधे में कौन टॉप है, इधर कोई है, मुझे टॉप से मतलब ही नहीं है, मुझे सिलेक्शन से मतलब है, किसका सिलेक्शन हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये जैसे एसिटिलीन है, आईपीसी में इसको एथाइन बोलेंगे, रूट में आपको पता यही नाम होगा, एसिटिलीन होगा, जनक यौगिक एल्काइन श्रेणी का, 3 कार्बन यदि है, 3 कार्बन, रूट नाम क्या होगा इसका, ये बहुत कम लोगों को पता होता है दरअसल, रूट नाम इसका बहुत कम होता है, इसका नाम होता है एलिलीन, पहले छोटा लिख दो दूसरा बड़ा लिखो, एलिलीन, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, क्योंकि वो एनिलीन तो सुनते हैं, देखो ये अलग ही होगी एनिलीन, ये तो आ गया बेंजीन वाले, देखो यहां से ये NH2 जुड़ गया, ये यौगिक है एनिलीन, और मैंने क्या लिखा है यहां पर एलिलीन, इस एलिलीन का व्युत्पन्न नाम भी बता सकते हो क्या आप, मैंने बताया ये एसिटिलीन है, इससे पहले क्या जुड़ा मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन, जनक इसमें एसिटिलीन है, व्युत्पन्न प्रणाली का मतलब ये होता है, जनक यौगिक देख लो फिर जो जुड़ा है वो बता दो। आईपीसी में तीन कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइन, क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइन नाम हो जाएगा 3 वाले का। खैर ये आ गया, मान लीजिए मैं थोड़ा इसमें प्रोटॉन इसको, तो आईपीसी बता दो इसका, तो ब्यूट 1 आइन, क्यों बता ब्यूट 1 आइन, 4 कार्बन है, एक पर बहुबंध है, और इसको व्युत्पन्न में ये एसिटिलीन हो गई, एथिल एसिटिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथिल एसिटिलीन, कौन सी प्रणाली में, व्युत्पन्न प्रणाली में एथिल एसिटिलीन, और ये इसका क्या नाम होगा आईपीसी में ब्यूट 2 आइन, क्या नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, और व्युत्पन्न में क्या बोलेंगे, देखो 2 में थे जुड़े हुए,
दोनों अलग अलग है, बराबर दूरी पर है, बराबर स्थिति पर है। डाई मेथिल एसिटिलीन, क्या नाम हो जाएगा? डाई मेथिल एसिटिलीन। क्या बोल रहे हैं? डाई मेथिल एसिटिलीन। तो ये एल्काइन का एक बार 2-3 नाम आप एक बार याद दोबारा देख लें, किताब में कोई नहीं है तो आप मुझे जरूर पूछे। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि एल्कीन और साइक्लो एल्कीन, ये बताया था, एल्कीन व साइक्लो एल्कीन क्रियात्मक स्वभावी होते हैं। उसी प्रकार से एल्काइन व एल्काडाइन एल्काइन किसका हो जाएगा? एल्काडाइन का। अब कोई कहता डाइन कहां से आ गई? डाइन, अरे बा डाइन होनी है, दो इन होनी, दो इन डाकण, अरे मूर्खो डाकण बा डायन, डायन, मैं कह रही हूं डाइन और तू बोल डाकण। डाई प्लस इन, डाई प्लस इन, डाइन, बड़ी करके मात्रा से हिंदी के सामने करो। एल्का डाइन, जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, वे आपस में, वैसे आप देखें तो साइक्लो एल्कीन भी इसी में आएगा। 3 कर सकते हो आप, एल्काइन और एल्काडाइन और साइक्लो एल्कीन। क्योंकि एल्कीन जो एल्केन है, 2 हाइड्रोजन देंगे तो आपको पता है तो तीनों कर सकते हो आप। कौन कौन से? एल्काइन, एल्काडाइन और साइक्लो एल्कीन, ये क्रियात्मक समावी होते हैं। इसमें भी जैसे ये है, मान इस तरह से एक झट जाए, प्रोपार्जिल बोलते हैं इसको, इसका पेपर कभी करेंगे सिस्टम। अब देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का मैंने शॉर्ट में बता दिया। जिन यौगिकों में 2 इन है तो डाइन हो गया, 3 है तो ट्राई इन बोल दिया, ट्राइन साथ में बोल दो, 4 है टेट्राइन हो गया, 2 आइन है तो डाई आइन हो गया, 3 आइन है तो ट्राई आइन हो गया। और जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उनको हम बोलते हैं एल्कीनाइन। ये 2 शब्द है एक साथ जोड़ दिए मैंने, एल्कीन प्लस आइन, इसको क्या बोलते हैं साथ में? एल्कीनाइन। जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों बंद साथ में आ जाए तो हम अंकन किधर से करें? अरे किधर से क्या करना है? अपने तो प्रॉब्लम तो आएगी, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, यानी जब अपनी समस्या है दोनों साथ आ गए तो पी का पढ़ा हमने समुद्र सुनो जी, गोविंद का पढ़ा, गुरु का पढ़ा, लेकिन गुरु अलग आ रहा है, गोविंद अलग आ रहा है, तो बोधरेश्वर किसकी है? जो पहले आया उसके पैर छुओ आप, उसे कोई बोधरेश्वर थोड़ी है, ऐसे थोड़ी करोगे कि नहीं गोविंद आगे आपके नहीं पैर छुएंगे। हमें तो गुरु जी ने बोला गुरु के पैर छूने हैं, रुको थे। वो दोनों समान आने पर स्थिति है। यहां मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये यौगिक है, आप इस यौगिक को देख लो खुद, 1 2, यानी इसमें देखें डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से करें तो इधर से अंकन करें तो एल्काइन 2 नंबर पे आ रहा है। तो आपको अंकन किधर से करना है? जिधर से बहुबंध को कम अंक मिल जाए, जिधर से बहुबंध को कम अंक, बहुबंध है दोनों ही, डबल बॉन्ड भी बहुबंध है, एकल बंध के अलावा बहुबंध ही है। और ये ध्यान रखिए, इन और आइन ये स्पेलिंग होती है,
नाम आप लिखो, देखिए कितने कार्बन इसमें, 5। पेंट, 5 के लिए पेंट लिख दो, पेंटा भी लिखते किसी। अब एक पर क्या है, डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान देना, ये एक पर इसलिए नहीं लिखा मैंने, जब आप फिर समझो आप ऐसी श्रृंखला चयन करो जिसमें बहुबंध आ जाए, उसमें भी लंबी श्रृंखला चयन करने की संभावना हो, इसमें तो है ही नहीं। अंकन किधर से करना है, जिधर से बहुबंध को कम है, जिसमें बहुबंध हो ना, डबल या ट्रिपल कोई सा है। नाम लिखते समय वृत्ता किसको मिलेगी, जो अंग्रेजी वर्णमाला पहले आ रहा है, और अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन सा आ गया, इन आ गया, तो पेंट 1 इन 3 आए, ये नाम हुआ इसका। इसको फिर समझ लो कि जैसे मान लीजिए ये, अब इधर में देखो डबल बॉन्ड कितने पे आ गया, 2 पे आ गया, इधर से त्रिबंध 1 पे आ गया। तो अब हम इधर से करेंगे जिधर से बहुबंध को कम अंक मिले, और जिधर से बहुबंध को कम का मतलब क्या होगा, इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखेंगे, देखिए जो गलती करते हैं बच्चे, पेंट। अब आगे बोलो क्या है, पेंट तो लिख दिया, तुम बता बागड़ी क्या होगा, ये बता। और इस सरावत तो पढ़ता भी नहीं है, अरे भाई सरावत आई ना या पहले, अरे अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन सा रहा है, इन, तो इसका नाम होगा पेंट 3 इन 1 आइन। और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ये है कि ऐसा नहीं है अंक पहले वाला है, नाम पहले लिखना है। अंकन करना अलग है, नाम लिखना अलग है, दो अलग अलग बात है। अंकन अलग है, नाम अलग है। अंकन किधर से करना है, जिधर से बहुबंध को कम अंक मिल जाए, कर दिया। नाम कैसे लिखना है, उसमें वरीयता किसको देनी है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन को देनी है। इसलिए एक पर ट्रिपल बॉन्ड होते हुए भी अंकन तो एक से कर दिया हमने, लेकिन नाम लिखते समय पहले किसको लिखा है, इन को लिखा है। क्या हो गया, पेंट 3 इन 1 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये गुरु गोविंद वाली बात आ गई, अब आपकी समस्या आएगी कि किधर से अंकन करें, क्योंकि इधर से 1 नंबर में त्रिबंध आ गया, इधर से 1 नंबर में द्विबंध आ गया। और गुरु जी ने बताया कि जिधर से बहुबंध को कम अंक मिले, कम तो दोनों को बराबर मिले, गुरु गोविंद दोनों है, या तो इन भी राय नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई धर्म संकट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको वरीयता देंगे। और पहले कौन सा आ रहा है, इसमें इन आ रहा है। इसका अर्थ हुआ यदि द्विबंध और त्रिबंध समान स्थिति में आ गए तो हम वरीयता द्विबंध को देंगे। समान स्थिति में, फिर सुन लेना आप, समान स्थिति आ जाए तो किसको देना है, द्विबंध को। इन आइन से पहले अंग्रेजी ई पहले आ रहा है, वही बाद में आ रहा है, बस इतनी यहां से अंकन होगा। डबल बॉन्ड इधर से होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। फिर समझ लो बहुबंध जिधर से नजदीक है तो दे दो। नाम लिखते समय हमेशा इन पहले लिखना है, इन बाद में लिखना है, ई पहले आ रहा है। और यदि किसी श्रृंखला में ऐसी स्थिति आ जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान स्थिति पे आ जाए तो अंकन किधर से करेंगे, तो अंकन करेंगे द्विबंध की तरफ से, उसको वरीयता देंगे। क्लियर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना नहीं है, देखो फिर आप पूछ सकते हैं
क्योंकि कई स्टूडेंट्स से जब बात होती है वो कहते सर इलेवंथ खत्म है आता है, ऐसा बोलते हैं, बोलते बेहतर सही बोल रहे हैं, आना भी चाहिए, इलेवंथ होगी तो आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक सूत्र में यदि आपने नया सीख लिया तो भी ठीक है, सफल है अपनी क्लास, नई बात सीखने की। जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन बता दी मैंने, मोटे रूप में बता दी रही हो नहीं है। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल ही मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, जया शर्मा ने, उसने क्वेश्चन पूछा, किताब से कहीं आया होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया कि आप इसे पीएसटी की संख्या कितनी है क्रम से, पीएसटी हाइड्रोजन की, ऐसा पूछा। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय हाइड्रोजन संख्या कितनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं एक बार दो ताली बजाओ। वही बहुत एक बार अरमान ने पूछा मेरे को, जो क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मजा आ जाता है। अब इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो प्राथमिक हाइड्रोजन है, द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ द्वितीय हाइड्रोजन, तृतीय से जुड़ा हुआ तृतीय हाइड्रोजन। इसमें पहली बात जान कि ये बेंजीन है, और बेंजीन का मतलब ये होता है CH, देखो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, एक छोड़ एक, एकांतर क्रम इसलिए लाइनें खींच रहे हैं, इसलिए नोट डिजाइन, ये बहुबंध है, इसका मतलब इन दो कार्बन में बहुबंध है, फिर एकल बंध है, फिर बहुबंध है, फिर एकल बंध, ऐसे एकांतर क्रम बोलते हैं इसको। और प्रत्येक कार्बन बेंजीन का, स्टूडेंट कुछ ये नोट में पेन में रखते हैं, पेन मतलब को भैया आप लोग इज पॉइजन, कहीं वो समझ नहीं आ रहा, पोले तोड़ रहे हैं, ध्यान दो उस पर। आज ठीक है, मुझे पता है समय ऐसा प्रॉब्लम आती होगी आप लोगों को, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये बेंजीन सुना ना आप लोगों ने, 4 बार बेंजीन के भी सुन लो। आज बेंजीन के सम्मानीय गुणों में ये एरोमेटिक यौगिक है, इसका अणु सूत्र C6H6 है, इसमें 3 पाई बंध है, 3 सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध ज्यादा होंगे क्योंकि HP सिग्मा बंध से बंधित होते हैं। एकांतर क्रम में द्विबंध होता है, अनुनाद अर्थात अनुनाद, और आपको पता है केकुले की अनुनादी संरचना प्रसिद्ध है, केकुले नाम से अनुनाद करेंगे, लेकिन प्रत्येक कार्बन sp2 संग्रहित अवस्था में होता है, कैसा होता है sp2 संग्रहित, और 120 डिग्री कोण होता है, कितना कोण होता है 120 डिग्री, ज्यामिति समतलीय होती है। ये बेंजीन की बोल रहा हूं, आगे 11वीं में आगे इसलिए बोल रहा हूं, समतलीय 120 डिग्री, एकांतर क्रम में द्विबंध, 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर होंगे, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट गलत करते हैं, मुझे बड़ा दुख हो जाता है। ये पूछते हैं बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और स्टूडेंट कहते हैं मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता भाई, एक जो पाई बंद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सीधा सीधा बात है। और इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, विस्थानीकृत शब्द अपन आगे पढ़ेंगे कभी कभी। तो यहां मैं ये कह रहा हूं, ये सारे जो कार्बन है, ये अभी तक जो लिखे ये सब द्वितीय कार्बन है। क्यों है द्वितीय कार्बन? क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? इन 2 से। ये किससे जुड़ गया? इन 2 से। ये किससे जुड़ गया? इससे और इससे। ये किससे जुड़ गया? इससे और इससे। ये किससे जुड़ गया? इससे। तो कौन से कार्बन है? द्वितीय। इसका मतलब ये द्वितीयक, ये द्वितीयक, ये द्वितीयक, ये द्वितीयक, ये द्वितीयक। ये तो प्राथमिक है क्योंकि किसी जुड़ा नहीं है। ये चूंकि यहां CH3 आ गया ना, तो ये तृतीय हो गया कार्बन। कैसा हो गया? क्योंकि 1, 2 और 3। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सरल बन गया। प्राथमिक हाइड्रोजन कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? तो प्राथमिक हाइड्रोजन क्या होगी? 3। द्वितीयक में देखो एक एक ऐसा ना, वो संरचना बड़ी बड़ी है। एक यहाँ हाइड्रोजन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये हो गया 5। और तृतीयक यहां पर चूंकि कोई हाइड्रोजन है नहीं, एक ऐसे तो आप बता दिया मैं चलाएगा तो खो बोलेगा, हाइड्रोजन गो हो जाएगा। एक था मैं चलाया, हाइड्रोजन गो 0।
ये इसका उत्तर हो गया 350। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और कुछ जैसे आपको कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन के लिए मैं बोलता हूं, अब क्या प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। हालांकि कल की क्वेश्चन में कि जो विजेता है वो जया शर्मा है। जोरदार तालियां जया शर्मा के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। 100 रुपए का इनाम आप जीत रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल लगेगी 100 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन आप जीते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी विद्यार्थी हारे हैं। कुछ विद्यार्थी और भी है जिन्होंने बड़े तेज ये वो क्या बोले अमिताभ बच्चन फर्स्ट फिंगर फर्स्ट ऐसे बोलते थे ना, वो चल रहा है। उत्तर तो कई सही होते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बोलता है सबसे तेज जवाब दिया जया शर्मा ने। बिग हैंड फॉर जया शर्मा। तो इसका मतलब ये नहीं बाकियों ने जवाब नहीं दिया, बाकियों ने दिया है। अगली बार बारी आएगी उनकी, तैयार हो आप लोग। कभी ना कभी उनका नाम भी, भाई सोनी का नाम बोल दिया, काजल दहिया का नाम बोल दिया, जया शर्मा का नाम आ गया, तो ऐसा नाम आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जैसे अरमान खान, बहुत अच्छा स्टूडेंट, ये हर का जवाब दे रहा है। लेकिन या तो इसमें क्या है, कई बार बच्चों का दोष भी नहीं है, क्योंकि वो YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन बजी नहीं, बेल आइकन बजी नहीं तो उनको पता नहीं चला कब वीडियो आ गया। तो वो आधे घंटे की चालू लेट करेंगे तो भाई जवाब तो लेट ही आएगा ना, 100 रुपए कैसे मिलेंगे। वो स्टूडेंट फर्स्ट चलेंगे जिनके बेल आइकन बजी के सर आ गया और चलो देखते हैं, तब जाके बात बनती है। तो चैनल सब्सक्राइब करना भी बहुत मुझे लगता है कई बार अच्छा भी रहता है इसके अंदर, कि आपको पता लगता रहता है कब डाला है, तत्काल आपको जानकारी मिल जाती है। और आप तो ऐसा भी कर सकते हैं भाई, कोरोना में आप भला भी कर सकते हो। कोई होगा, कोई कहीं पढ़े, अपने तो देशभक्त लोग हैं, कहीं पढ़े, ये क्लास मिल रही है, हम लोगों को टाइम भी है, हम चाहते भी है कि हमारा कोई अनुभव का लाभ बच्चे को मिले, कहीं पढ़े, ये चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप भी चाहें तो आप औरों को भी ये करें। हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं कहता हूं होता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश मैं कभी नहीं रहता करने की, कोशिश मैं ईमानदारी से करता हूं। और कोशिश ईमानदारी से करता हूं, उसका आपको उदाहरण कल ध्यान होगा कि फेसबुक में मैंने कोरोना योद्धा के रूप में अपने जो वहां पर सफाई कर्मचारी हैं, बॉयज बिल्डिंग में कमल किशोर वाल्मीकि समाज से हैं, और वाल्मीकि समाज काफी शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, वो बहुत जिम्मेवारी से काम करता है, बहुत अच्छा करता है। सेवा काम सबसे बड़ा काम होता है। उनका सम्मान करते हुए मैंने कल एक पोस्ट लिखी उनके बारे में, उनको कुछ इनाम भी दिया गया। तो अलग बात है, खैर 5 राशन किट वो अलग मैटर है, उनको दिया गया है, उनके द्वारा हेल्प कर सकते हैं वो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैंने की, जो मेरे दिल की पीड़ा है, कि हर बच्चा पढ़े, किसी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके गांव शहर गरीब अमीर के भेदभाव तोड़े, ये मेरा सपना है। और ऐसे समाज के बच्चों को भी मैं आगे लाऊं। जैसे आपको पता है मीणा समाज के तो बहुत से बच्चे, कम से 10 से ज्यादा डॉक्टर निकले, वैसे ही वाल्मीकि समाज जो काफी पिछड़ा समाज है, तो ये मैंने संकल्प लिया है कि 5 बच्चे हम हर साल उस समाज के निःशुल्क पढ़ाएंगे। अच्छा काम करें, आप भी ऐसा ही काम अपने माता पिता के लिए करें। कहना नहीं पड़े आपको पढ़ना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, और एक दिन आपका नाम का परचम लहराना है। तो जया शर्मा जो विजेता थी, अरमान खान का जवाब बहुत तेज आया, कई हर में आ रहा है, उसका तीनों में आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी मिसिंग चल रही है। इसके अलावा जिनके सही रहे, सही समय पर भी थे, विशाल सैनी, वर्षा गोदारा, इंदिरा सारण, मनीषा सैनी, प्रियंका, देव किशन, इनके जवाब भी सही थे। मैं चाहूंगा पूरी क्लास से एक बार बहुत जोरदार तालियां भाई इन बच्चों के लिए बजाएं। और आप सब खड़े हो जाओ एक बार, वहीं जहां अभी सुन रहे होंगे वहीं खड़े होकर के मैं चाहूंगा इनके पेरेंट्स भी इनके लिए ताली बजाए कि देखो हमारे बच्चे जो हैं वो सही जवाब दे रहे हैं।
सचिन के जवाब तो नहीं दे रहे हैं, वो भी दे, और जवाब देते समय कम से कम आप अपना नाम जरूर लिखें, इसे मुझे पता नहीं, नंबरों से पता नहीं चलता है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि इसमें संख्या बढ़ाई जाए। आज एक बताए, कल से 2-2 विजेता घोषित करेंगे, 2-2, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेट हो जाती है बच्चों को देखने में, तो 2 को विजेता करेंगे, इस संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे, वो देखेंगे आपकी रुचि किस हिसाब से चलती है। आज का जो क्वेश्चन है मेरा, वो कल वाले लेसन से, कल जो पढ़ाया मैंने, और कल क्या पढ़ाया मुझे तो पूरा ध्यान भी नहीं है, लेकिन पढ़ाया जरूर है, कुछ तो पढ़ाया ही है। चलो मैं सरल प्रश्न पूछ लेता हूं। कल मैंने आपको एक बताई बात हेलोजन के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी वर्ग में एस्टिटीन को नहीं बोला मैंने, हेलोजन है उसमें, रेडियोएक्टिव है वो, और उनका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का कितना होता है? 9, क्लोरीन का 17, 35, 53, एस्टिटीन नीचे है 85 वाला, ये इनके परमाणु क्रमांक है। मुझे आपको ये बताना है आज का क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, और उनके परमाणु क्रमांक कितने हैं। फिर समझ लीजिए, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किस तत्व की है, और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन से तत्व की है। ये जवाब आप जो सबसे तेज देंगे, 2 विद्यार्थियों को कल पुरस्कार दिया जाएगा। और आज मैं छोटी सी बात और इसमें बताना चाहूंगा, जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें ये कहना चाह रहा हूं कि 2-3 नाम आप और याद कर लें। जैसे ये बेंजीन इसीलिए नाम आया क्योंकि यहां से यदि एक एच हटता है तो ये कहलाता है फेनिल, इसको बोलते हैं हम फेनिल। ये C6H5 हो गया, यहां जैसे एंटीना झगड़ा गया, छोटी सी वीडियो होगी, फेनिल नहीं, क्या है? फेनिल। इस यौगिक को हम बोलते हैं टॉलुइन। ये बेंजीन था ही, और इससे एक एच हट जाएगा, अब अगला लेसन की चलना शुरू हो गया ना थोड़े थोड़े, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन नहीं है, बेंजिल। CH2 बॉन्ड बना दिया, और यदि यहां से 2 एच हट जाए तो ये हो जाता है बेंजल। 3 हट गया तो उसको बेंजो बोलते हैं। आप इतना याद कर लो तो मुझे तो लगता है काफी है कि फेनिल, ये बेंजिल, 2 तो कम से कम करो, ये बेंजल और बेंजो, इसको करें। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि जो आगे एल्किल लाइन वाला पार्ट आएगा उससे पहले आपको ये पता, ये प्रतिस्थापी होते हैं हमेशा। प्रतिस्थापी का मतलब जो पूरा अलग लगता है अपने जो सिलेबस में है। फ्लोरो विचार आएगा इसका, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एल्किल, एल्कोक्सी, नाइट्रो, ये पूर्व लगन है। उन लोग समझेंगे हमेशा नाम से पहले होगा इसका नाम। क्या क्या नाम बोलने अपन? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एल्किल, बार बार बोलते ही हो आप, ये एल्कोक्सी, ये नाइट्रो, ये नाइट्रोसो होता है, सिर्फ इनमें होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। इनका हमेशा पूर्व लगन लगता है, पूर्व लगन।
क्योंकि क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापित रूप भी मानते हो। क्या बोलेंगे इनको? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये हमेशा प्लूरल लगा लगेंगे। एल्किल लगता ही है, एल्कोक्सी नाइट्रो नाइट्रोसो फेनिल, ये सब क्या होंगे? प्लूरल होंगे। और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कल से अपन ये लेसन स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड वाला, तो आप समझ सकते हैं कि इसका नाम जो आईपीसी होगा, क्योंकि एक्स एक्स बोले तो हेलोजन ये आ जाते इसमें, एक्स संकेत आता है हेलोजन के लिए, इसलिए इसका जब नाम बोलेंगे आईपीसी में आरएक्स का, तो इसका नाम होगा हेलो एल्केन। कल हमारी जो आपसे मुलाकात होगी तो सबसे पहले हेलो से होगी, हेलो एल्केन कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।